हेलो चिल्ड्रन। हमारे आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है एटम्स। तो एटम्स एक इजी चैप्टर है। नीट और जेडब्ल्यू में इसके एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है एटम्स और मैं तो कहूँगा कि इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इस चैप्टर को काफ़ी अच्छा चैप्टर है और स्कोर करने में भी आपकी मदद करेगा। तो चलो एटम्स चैप्टर में हम ये समझेंगे कि एटम होता कैसा है, एटम का मॉडल क्या है, हम एटम के बारे में क्या जानते हैं, हम ये सीखेंगे। तो चिल्ड्रन, एटम्स को समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स आए। जे थॉमसन का मॉडल आया, प्लम पुडिंग मॉडल आया, बहुत सारे मॉडल आए। मैं बहुत सारे मॉडल्स को डिस्कस नहीं करूंगा। हम एटम्स चैप्टर में सिर्फ एटम के दो मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। पहला मॉडल है रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जो 100% एक्यूरेट तो नहीं है, पर इस मॉडल की वजह से हमें काफ़ी कुछ पता चल गया कि एटम कैसा दिखता है। और जो दूसरा मॉडल है वो है नील बोर का एटॉमिक मॉडल। नील बोर का एटॉमिक मॉडल भी 100% एक्यूरेट नहीं है, पर वो बहुत कुछ एटम्स को एक्सप्लेन कर देता है। जो एकदम एक्यूरेट मॉडल है एटम्स का, वो 12th के लेवल पे हमें नहीं पढ़ना है। द मोस्ट एक्यूरेट मॉडल ऑफ एटम्स इज सो डिफिकल्ट कि उसे 12th में पढ़ाया ही नहीं जा सकता। तो चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट विथ रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो रुदरफोर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से उसने एटम के स्ट्रक्चर का पता लगाने की कोशिश की। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। तो चलो, रुदरफोर्ड ने क्या किया है, गोल्ड की फॉइल ली। ये जो दिख रहा है आपको, ये गोल्ड की फॉइल है और ये बहुत ही थिन है, मतलब एक बहुत ही पतला सा गोल्ड का एक शीट ले लिया, ऐसा समझ लो। ये गोल्ड की शीट कितनी पतली है? तो चिल्ड्रन, ये गोल्ड की शीट है वो माइक्रोमीटर इतनी पतली है, माइक्रोमीटर की थिकनेस है इसकी, बहुत ही पतली गोल्ड की फॉइल है। अब इस गोल्ड फॉइल पे, ये जो गोल्ड फॉइल है इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को हिट किया गया। तो जो लाइन दिख रही है ये अल्फा पार्टिकल्स है। और अल्फा पार्टिकल्स कहां से बने होंगे? कोई सोर्स होगा अल्फा पार्टिकल का। जनरली बिस्मथ नाम का एक सोर्स होता है, रेडियो एक्टिव बिस्मथ। उस रेडियो एक्टिव बिस्मथ से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो रेडियो एक्टिव बिस्मथ है, उससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे और वो अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट किए गए। और ये जो आप दिख रहा है ये सर्कुलर चीज, ये अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर है। तो ये अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने में मदद करेगी। तो चिल्ड्रन, यहां से अल्फा पार्टिकल्स हमने छोड़े और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स यहां पे आके जमा हो गए। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स यहां देखने को मिले। कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से हिट होके यहां पे भी पहुंच गए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां पे भी पहुंच गए, लेकिन ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे चले गए। तो ये था रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरह के हैं। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल गए, उन्होंने उस फॉइल को, गोल्ड की फॉइल को क्रॉस कर दिया। यानी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड के फॉइल से कोलाइड ही नहीं हुए। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड की फॉइल को आर पार करके निकल गए, ऐसे पार हो गए। तो गोल्ड के फॉइल के अंदर घुसने के बाद किसी भी चीज से कोलाइड ही नहीं हुए। गोल्ड फॉइल के अंदर घुसे, बिना किसी चीज से टकराए यहां से बाहर निकल गए। ओके, तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो फॉइल से आर पार हो गए, निकल गए, पास हो गए। और जब तक वो फॉइल के अंदर थे, गोल्ड फॉइल के अंदर, वो किसी से नहीं टकराए। इसका मतलब ज्यादातर जो एटम है वो खाली है। एटम खाली होगा अंदर से, पूरी खाली जगह एटम में, कुछ नहीं है एटम के अंदर, खाली जगह थी एटम के अंदर। इसीलिए अल्फा पार्टिकल एटम के आर पार चले गया। करेक्ट, अल्फा पार्टिकल आर पार चले गया,
इसका मतलब एटम अंदर से खाली है, खोखला है, कुछ नहीं है उसके अंदर, वैक्यूम है, एम्प्टी स्पेस, नथिंग एल्स। सिर्फ 0.14%, कितना? 0.14% अल्फा पार्टिकल्स 1 डिग्री जितना डिविएट हुए। मतलब अल्फा पार्टिकल ऐसा आया और 1 डिग्री, बस 1 डिग्री में दिखा भी नहीं सकता, इतना छोटा होता है, 1 डिग्री जितना मुड़ के पार आर पार हुए। तो अल्फा पार्टिकल्स आए और यहां जाने की वजह बस 1 डिग्री थोड़ा सा इधर हो गए। तो सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल्स डिविएटेड बाय मोर देन 1 डिग्री, यानी कि 99.86% अल्फा पार्टिकल्स सीधे आए और सीधे निकल गए। सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के अंदर घुसने के बाद 1 डिग्री से ज्यादा डिविएट हुए। 8000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक, आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल्स ओनली वन अल्फा पार्टिकल डिविएट्स बाय 90 डिग्री। यानी है ना, अल्फा पार्टिकल आसानी से डिविएट ही नहीं हो रहे थे। अल्फा पार्टिकल फॉइल के अंदर घुसते थे, सीधे सीधे निकल जाते थे, फॉइल के अंदर घुसते थे, सीधे सीधे निकल जाते थे। सिर्फ 0.14% 1 डिग्री से ज्यादा बेंड हुए और सिर्फ 8000 में एक ऐसा आया अल्फा पार्टिकल और 90 डिग्री से बेंड हुआ। सिर्फ 8000 में से एक। और बहुत 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 ही थोड़े अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से डिविएट हुए, यानी बहुत ही थोड़े से अल्फा पार्टिकल टकराए गोल्ड फॉइल से और रिटर्न आ गए। तो रिटर्न आने वाले अल्फा पार्टिकल्स बहुत रेयर थे। तो ये है ऑब्जर्वेशन रुदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। तो अब हमने ऑब्जर्वेशन तो देख लिया। तो उस ऑब्जर्वेशन में रुदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाले, उन ऑब्जर्वेशंस को देख देख के रुदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाले? पहला कंक्लूजन, ज्यादातर एटम खाली पड़ा है, एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ नहीं है एटम के अंदर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल उसे पूरा आर पार कर रहा है और डिविएट भी नहीं हो रहा है। फिर अगला जो कंक्लूजन निकाला रुदरफोर्ड ने वो ये था कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा एटम का वो एटम के सेंटर में होगा। तो ये कंक्लूजन निकाला रुदरफोर्ड ने कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो एटम के सेंटर पे होगा। इस एटम के सेंटर को नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज इनसाइड द न्यूक्लियस। ज्यादातर जो मास है एटम का वो न्यूक्लियस में है, मतलब न्यूक्लियस एटम की सबसे भारी जगह है। न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर। हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये साइज का अंदाजा कैसे लगाया गया, पर न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर। और इस एक्सपेरिमेंट को करने से पता था, पहले से पता था कि जो एटम है उसका साइज होता है 10⁻⁻10। तो एटम का साइज 10⁻⁻10, उसके अंदर न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15। तो कितने का फर्क दिख रहा है आपको? 1,00,000 गुना का फर्क। न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में 1,00,000 गुना छोटा है। तो अगर ये एटम है तो न्यूक्लियस बहुत ही छोटा सा एटम के बीच में बैठा हुआ है। एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस 1,00,000 गुना छोटा है। चलिए इसे कुछ इस तरह से समझो, अगर पूरे का पूरा क्रिकेट का स्टेडियम एटम है तो न्यूक्लियस है क्रिकेट की बॉल। तो आप समझ सकते हो न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। तो अगर पूरा क्रिकेट का स्टेडियम अगर आप एटम मान लो तो न्यूक्लियस क्या है? क्रिकेट की वो बॉल। इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। ये कैसे पता चला अपन एक दो स्लाइड्स के बाद देख लेंगे। हाउ डिड वी कम टू नो दैट इट इज न्यूक्लियस इतना छोटा है, वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। अब रुदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन कैसे निकाला कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो एटम के बीचों बीच है और न्यूक्लियस भारी है, ये कंक्लूजन कैसे मिला? तो रदरफोर्ड ने सोचा, मान लेते हैं ये एटम है, ये सारे एटम्स है, गोल्ड के एटम्स, दीज आर गोल्ड एटम्स। और इन गोल्ड एटम्स के ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट किया। तो ये अल्फा पार्टिकल्स है। तो अल्फा पार्टिकल आर पार चला गया, ये वाला अल्फा पार्टिकल भी आर पार चला गया,
बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इसको क्रॉस कर करके जा रहे हैं। इसका मतलब है कि एटम खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जो भी वजनदार चीज है वो एटम के बीचों बीच है। तो उसने सोचा न्यूक्लियस यहां होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव न्यूक्लियस एटम के बीचों बीच होना चाहिए। ओके, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो आर पार हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के बहुत पास से गुजरे, वैसे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो रदरफोर्ड ने सोचा क्योंकि अल्फा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर वो इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास आ गया तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस इस अल्फा पार्टिकल को डिविएट कर देगा। तो जो डिविएट हुए अल्फा पार्टिकल्स वो बहुत कम थे। अब देखो, ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास आ रहा है, तो इस पॉजिटिव न्यूक्लियस ने इस पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को क्या कर दिया? धक्का मार के डिविएट कर दिया। क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डिविएट नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिविएट हुए हैं, रदरफोर्ड ने सोचा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटी जगह पे है। अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह होता तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डिविएट होते, पर पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी जगह पे है, इसीलिए थोड़े से ही अल्फा पार्टिकल डिविएट हुए। ओके, और कुछ बहुत ही रेयर केस में अल्फा पार्टिकल बराबर न्यूक्लियस के सामने हेड ऑन कोलिजन करने की कोशिश करता है। उस केस में वो 180 डिग्री डिविएट हो जाता है, यानी ऐसा आ रहा है और रुक के फिर रिटर्न जा रहा है। So this is how he came to know that there must be some positive charge right at the center of the atom, and this positive charge should be extremely small. It should be in a very small space, but it should be the heaviest part of the atom. तो अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की मदद से रदरफोर्ड ने पता लगा लिया कि एक एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है। फिर उसने सोचा कि इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे। फिर उसने दिमाग लगाया कि इलेक्ट्रॉन्स शुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट एज प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो फिर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और इस एटॉमिक मॉडल के हिसाब से राइट एट द सेंटर यू हैव द न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के आजू बाजू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमते हैं। दिस इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड इट विल स्पिन अराउंड, इट विल रोटेट अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो यह है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब चिल्ड्रन, बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये एटॉमिक मॉडल परफेक्ट नहीं है तो पढ़ाया क्यों जाता है? तो बेटा इसका आंसर यह है, देखो ये मॉडल 100% करेक्ट तो नहीं है, पर पहली बार रदरफोर्ड की वजह से हमें पता चला कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। ये एकदम करेक्ट है, आज भी हम इस बात को मानते हैं कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। तो ये 100% करेक्ट तो नहीं है, पर एटलीस्ट रदरफोर्ड के मॉडल से ये तो पता चल गया ना कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। एटलीस्ट ये तो आप मानोगे ना, ये इसका अचीवमेंट है रदरफोर्ड का, या ये भी नहीं मानोगे कि आप इसे भी गलत मानोगे? देखो, कोई भी इंसान 100% करेक्ट नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट रदरफोर्ड ने ये तो कंट्रीब्यूशन किया ना, उसने ये तो पता लगा लिया ना कि न्यूक्लियस बराबर बीच में होना चाहिए और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए और न्यूक्लियस सबसे भारी पार्ट है। तो कुछ तो क्रेडिट देना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत की उसने, कुछ तो क्रेडिट दो बेचारे को। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है तो हम इसे पढ़ेंगे ही नहीं। ये क्यों गलत है ये हम जानेंगे और इसकी अच्छी सही चीजों को हम अपना लेंगे। तो इसमें जो करेक्ट चीज है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, गलत चीज रिजेक्ट हो जाएंगे। एटलीस्ट कुछ तो क्रेडिट दो इस बेचारे को। तो चिल्ड्रन, मैंने आपको कहा था कि रदरफोर्ड ने पता लगाया कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज 10⁻⁻15 मीटर के आसपास है। अब ये कैसे पता लगाया, हम एक न्यूमेरिकल की मदद से देखते हैं। तो चिल्ड्रन, हम सब जानते हैं कि अगर एक अल्फा पार्टिकल एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है,
अगर एक अल्फा पार्टिकल को मैं वोल्टेज दे दूं, यानी कि अगर मैं चार्ज को वोल्टेज दे दूं तो चार्ज फ्लो होने लगता है, इसे करंट कहते हैं ना हम। तो अगर मैं चार्ज को वोल्टेज दे दूं, चार्ज फ्लो होता है। तो एक अल्फा पार्टिकल है, उसे इतना वोल्टेज दे दिया है। तो व्हाट इज द वोल्टेज गिवन टू अल्फा पार्टिकल? 3.85 इंटू 10⁻6 वोल्ट। तो काफी अच्छा खासा वोल्टेज दे दिया इस अल्फा पार्टिकल को। और इस अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल की तरफ हमने इंसिडेंट किया। तो ये अल्फा पार्टिकल है, ओके, ये अल्फा पार्टिकल है, इसे गोल्ड की तरफ हमने हिट किया, गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ। गोल्ड न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो दिया हुआ है, यानी गोल्ड न्यूक्लियस के पास 79 प्रोटॉन्स है। ओके, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फा पार्टिकल। मतलब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कितना आएगा, ये अल्फा पार्टिकल इसके पास जब आएगा तो कितना पास आएगा। तो चिल्ड्रन, हमने अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दी, वोल्टेज दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी दी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी दी, लेट अस फाइंड आउट। हमें पता है वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वोल्टेज हमें पता है 3.85 इंटू 10⁻6, ये है वोल्टेज। और वर्क को आप लिख सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे होगा। ओके, अपॉन चिल्ड्रन अल्फा पार्टिकल हैज 2 प्रोटॉन्स। अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल? 2 प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो द चार्ज इज इक्वल टू 2 प्रोटॉन्स। तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई अल्फा पार्टिकल की। द काइनेटिक एनर्जी विद द अल्फा पार्टिकल इज 3.85 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी से हमने अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता चल गई अल्फा पार्टिकल की। अब जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल नजदीक आएगा, देखो गोल्ड न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल के पास भी प्रोटॉन है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये इसके पास आते आते इसे चिपकने की कोशिश करेगा। क्या पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव गोल्ड न्यूक्लियस से चिपकने की कोशिश करेगा, स्टिक होने की कोशिश करेगा? नहीं, उल्टा ये तो रिपेल होगा। तो ये यहां पे आते 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 स्लो होते जाता है, क्योंकि रिपेल हो रहा है ना, स्लो होते जाता है, स्लो होते जाता है, स्लो होते जाता है, रुकता है और फिर रिटर्न चला जाता है। क्या होता है, इसको हमने यहां फेंक तो दिया, पर ये रिपेल होके 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 स्लो होके स्लो होके स्लो होके रुकेगा और फिर रिटर्न चला जाएगा। तो चिल्ड्रन, मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल यहां पे आके रुका। ओके, यहां पे लिख देते हैं अल्फा पार्टिकल स्टॉप्स हियर। और आधे घंटे के लिए नहीं रुकता है अल्फा पार्टिकल, मोमेंटरीली थोड़ी देर के लिए रुकता है। तो अल्फा पार्टिकल आया, स्लो होते स्लो होते स्लो होते रुका, मोमेंटरीली रुका और पीछे चला गया। तो इसे आप क्या कहोगे? दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसे डी मान लेते हैं। लेट डी बी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब ये यहां पे आएगा, 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 रुकेगा, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। द काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, लेकिन इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ना चिल्ड्रन।
तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है चार्जेस के बीच में? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो जो बाय आर सॉरी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी K Q1, इसका मतलब इसका चार्ज, इसके पास कितना चार्ज है? 2 प्रोटॉन का। तो इसके पास चार्ज है 2 प्रोटॉन का, मतलब 2 इंटू प्रोटॉन का चार्ज E लिख देता हूं मैं। ओके, लेट द चार्ज ऑफ प्रोटॉन बी E इंटू Q2, मतलब इसका चार्ज, इसके पास कितना चार्ज है? 79 प्रोटॉन्स का। तो इसके पास चार्ज है 79E, 79 प्रोटॉन्स का चार्ज है अपॉन आर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है जो स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी थी वो एंड की काइनेटिक और पोटेंशियल होना चाहिए। चलिए स्टार्टिंग में पोटेंशियल 0 मानेंगे हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी एट द स्टार्ट इज 0 बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। शुरुआत में तो ये काफी दूर होगा ना प्रोटॉन। प्रोटॉन गोल्ड न्यूक्लियस के अंदर से निकाल के थोड़ी गोल्ड न्यूक्लियस में मारा है हमने, प्रोटॉन तो बाहर से छोड़ा है। तो शुरुआत में प्रोटॉन बहुत दूर था, तो पोटेंशियल एनर्जी एट द बिगिनिंग इज 0। तो स्टार्ट की पोटेंशियल मिल गई, स्टार्ट की काइनेटिक एनर्जी मिल गई, एंड की काइनेटिक एनर्जी, एंड की पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द सम ऑफ दीज टू शुड बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू। देयरफॉर ये जो चीज है 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, स्टार्ट की काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू दिस K इंटू 2 इंटू 79 इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से R यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिल जाएगा। देयरफॉर R हो जाएगा, K की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 79 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इसका होने वाला है होल स्क्वायर अपॉन 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। तो ये होगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और चलिए ना, अगर आप इसको सॉल्व करो, मैं इसको सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, मैथमेटिकल इन नेचर है। इफ यू सॉल्व दिस कंप्लीटली you will get the answer. If you solve it, you will get approximately 3 into 10 to the power minus 14 मीटर। 3 into 10 to the power minus 14 मीटर इसका एकदम अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो चिल्ड्रन, आप इतना नजदीक जा सकते हो, इससे नजदीक नहीं जा सकते। यानी कि जो न्यूक्लियस है ये इससे भी छोटा होना चाहिए। तो ये कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस 10 टू द पावर माइनस 14 से भी छोटा होना चाहिए। और आगे कैलकुलेशंस हुए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो पता चला कि न्यूक्लियस तो 10 टू द पावर माइनस 15 की रेंज में होता है। तो ये तो एक रफ कैलकुलेशन था। इस रफ कैलकुलेशन से ये लगभग आइडिया आ गया कि न्यूक्लियस 10 टू द पावर माइनस 14 और माइनस 15 के आसपास मीटर में होना चाहिए। तो चिल्ड्रन, दिस वॉज द way by which we can roughly find out the size of nucleus. It should be less than 10 to the power minus 14 meter. Now children, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में और भी कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है। मान लेते हैं ये अल्फा पार्टिकल है और ये गोल्ड न्यूक्लियस है, दोनों पॉजिटिव है। तो अल्फा पार्टिकल इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। अब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, गोल्ड न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो डिविएट हो जाना चाहिए। तो चिल्ड्रन, अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव गोल्ड न्यूक्लियस के पास आके इस तरह से रिपेल हो जाता है। तो अल्फा पार्टिकल यहां आता है और गोल्ड न्यूक्लियस पॉजिटिव है और अल्फा भी पॉजिटिव है, इसलिए अल्फा पार्टिकल रिपेल हो जाता है। ये जो आप एंगल देख रहे हो, ये एंगल थीटा, इस थीटा एंगल को कहा जाता है स्कैटरिंग एंगल। और सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग एंगल 1 डिग्री से बड़ा होता है। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो सीधे सीधे निकल जाते हैं, और सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल्स डिविएट बाय मोर देन 1 डिग्री। मतलब बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स हैं जो इस तरह से डिविएट होते हैं। नाउ चिल्ड्रन, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक, इसे इंपैक्ट पैरामीटर कहा जाता है।
और इसकी वैल्यू बी मानी जाती है. तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज गिवन बाय बी. Now children, the number of alpha particle which scatter at scattering angle theta is inversely proportional to the fourth power of theta by 2 of sine. तो ये एक ऐसा डेटा है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसे आप लिख लो. इसका मतलब समझाता हूं मैं. यानी कि जो पार्टिकल स्कैटर होंगे एट एन एंगल थीटा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2. अब इसे यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. और चिल्ड्रन, अगर आप एक डायग्राम बनाओ, थीटा वर्सेस पार्टिकल्स विच डिविएट, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है. ओके, यानी कि मैक्सिमम पार्टिकल्स 0 डिग्री से के आसपास डिविएट होते हैं और बहुत कम पार्टिकल्स 180 डिग्री के आसपास डिविएट होते हैं. सो द अल्फा पार्टिकल्स विच डिविएट बाय 0 डिग्री आर मैक्सिमम, whereas the alpha particle which deviate by 180 डिग्री आर मिनिमम. ये देखो, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे डिविएशन, जैसे जैसे एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ेगी, उस एंगल्स पे आपको कम 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 अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट होंगे. अब चिल्ड्रन, इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं. इस एग्जांपल के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं. तो न्यूमेरिकल ऐसा है, एक अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में 2000 अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से स्कैटर हुए. कितने अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री से स्कैटर होंगे? तो ये काफी आसान क्वेश्चन है. तो हमें पता है द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विच डिविएट बाय थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा बाय 2. So number of alpha particles is 2000 and it is directly proportional to 1 upon and 2000 deviated by 90 degree. तो ये हो जाएगा 90 by 2. And we don't know how many alpha particles deviated by 60 degree, यही हमें निकालना है. तो ये हो गया फर्स्ट केस, ये हो गया सेकेंड केस. रेशो ले लेते हैं. तो 2000 अपॉन n विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा ना, इनवर्स प्रोपोर्शन है. 2000 के सामने ये आ जाएगा साइन ऑफ 60 बाई 2. 60 बाई 2 कितना होता है? 30. और इसका कितना पावर? फोर्थ पावर अपॉन साइन ऑफ 90 बाई 2. 90 बाई 2 होता है 45 का फोर्थ पावर. ओके, तो 90 बाई 2 हो गया 45, इसका फोर्थ पावर. तो जब रेशो लोगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना. Therefore 2000 अपॉन n हो जाएगा, साइन 30 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ टू द पावर 4. इसको मैं हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ लिख देता हूं. साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2. 1 बाय रूट 2 का फोर्थ पावर 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2. अब चिल्ड्रन 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 हाफ होता है, तो इससे ये कट जाएगा. सिमिलरली इन दोनों से ये कट जाएगा. तो 2000 अपॉन n, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इज 1 बाई 4. देयरफॉर n हो जाएगा 8000. यानी 90 डिग्री डिविएट होंगे 2000 अल्फा पार्टिकल और 60 डिग्री से डिविएट होंगे 8000 अल्फा पार्टिकल्स. अब चिल्ड्रन, मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था कि जो रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो 100% एक्यूरेट नहीं है. तो देखते हैं रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या प्रॉब्लम है. तो पहला प्रॉब्लम तो ये है, रुदरफोर्ड बोलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू गोल गोल घूम रहे हैं. यानी अगर ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इलेक्ट्रॉन इसके आसपास इस तरह से घूमेगा. अब चिल्ड्रन, इलेक्ट्रॉन कर रहा है सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन एक्सिलरेटेड मोशन होता है. सर्कुलर मोशन में एक्सिलरेशन होता है. बताओ कौन सा एक्सिलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन. यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है.
मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड है। अब आप सब जानते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी में हमने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज अगर एक्सिलरेट होता है तो उस चार्ज में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलनी चाहिए। तो अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, अगर ये चार्ज गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, एक चार्ज गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि ये चार्ज गोल गोल घूम रहा है, ये एक्सिलरेटेड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी बोलती है कि अगर एक चार्ज को आप एक्सिलरेट करोगे तो उसमें से इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलने चाहिए। और चिल्ड्रन, अगर इस इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलने लगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो वेव्स के फॉर्म में बाहर आने लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा। अगर वो लूज करेगा तो वो क्या गोल गोल घूम पाएगा? नहीं, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करते 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 स्पाइरल पाथ लेते लेते न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। एटम अनस्टेबल हो जाएगा, पूरी दुनिया अनस्टेबल हो जाएगी। आप मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा भाई। अगर एटम अनस्टेबल हो गया तो इसका मतलब ये कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो इसमें रुदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग। रुदरफोर्ड ने जो प्रिडिक्ट किया, मॉडल बनाया, उस मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन गोल घूम के घूम के घूम के घूम के अंदर गिर जाना चाहिए, पर वो गोल घूम के अंदर नहीं गिरता। ना ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है। हर एटम में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है क्या? नहीं निकलती। मतलब रुदरफोर्ड के इस मॉडल में कुछ गड़बड़ है। ओके, अब चिल्ड्रन एक और चीज देखो। तो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करेगा और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा फॉलोइंग ए स्पाइरल पाथ। एक और बात चिल्ड्रन, अगर इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ लेके न्यूक्लियस में गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन हर टाइप की फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा। जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी उस इलेक्ट्रॉन से वो हर टाइप की होगी। 10 टू द पावर 14 भी मिलेगी, 10 टू द पावर 15 भी मिलेगी, 10 टू द पावर 16 भी मिलेगी, 1.1 इंटू 10 टू द पावर 14 भी मिलेगी। मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रॉन में से बाहर निकलती अगर वो स्पाइरल पाथ फॉलो करता। तो चलन यहां पे जो लास्ट की 2 लाइन लिखी है वो फिलहाल आपको नहीं समझ में आएगी, 2 से 3 वीडियोस के बाद आपको समझ में आएगा, पर फिलहाल आप बस सुन लो। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पाइरल पाथ अगर लेगा तो उससे जो निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन वेव्स का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। और स्पेक्ट्रम क्या है मैंने आपको नहीं बताया है, तो फिलहाल आपको ये नहीं समझ में आएगा। वेट फॉर 2 to 3 लेक्चर्स, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये क्या है। पर असलियत में जो स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन का वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो डिस्क्रीट होता है। तो ये 2 लाइन फिलहाल आप बस याद कर लो, इसका मीनिंग आपको 2 से 3 लेक्चर के बाद पता चलेगा। आई होप दैट इज ओके विथ यू। मैं ज्यादातर रटने को नहीं बोलता हूं, पर फिलहाल के लिए ये 2 चीजें आप याद कर लो। इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा, पर अभी नहीं, 2 से 3 वीडियोस बाद।